हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठीक, वेरी गुड। आज के क्लास में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा था फर्स्ट क्लास, इससे पहले लेक्चर में। एक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा आज पढ़ो। दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग, उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिया और हम आपसे अपील करेंगे कि और ज़्यादा न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल करोगे कॉन्फिडेंस आएगा और कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद आज के क्लास में देखेंगे हम लोग तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। दिस इज थर्ड वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, डेल्टा टीएफ से कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा भी नाम बताया था, नाम नोट कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी, इसको हम लोग क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही कहते हैं क्रायोस्कोपी, याद रखना ये नाम। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते थे, इब्लियोस्कोपी, ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपी। ओके, अब इसको जानने से पहले हम आपसे एक दो सवाल करते हैं, ठीक है? मान लो बॉइलिंग वाटर है, वाटर को आपने बॉइल किया था और उसमें आपने सॉल्ट मिला दिया था, तो आपने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, लेकिन यदि उसी पानी में आप नमक मिला दें, ठीक है, नॉर्मल वाटर में, और उसको फ्रीजर में डालें, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में आएगा। ऐसे वाटर फ्रीज होता है किस पर, 0 डिग्री सी पर, राइट? यदि प्योर वाटर है तो कितना पर होगा, 0 डिग्री सी पर। लेकिन थोड़ा सा नमक मिला दो, शक्कर मिला दो, यूरिया मिला दो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दो, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, घट जाती है, राइट? कई कॉमन एग्जांपल्स है। आप अपने फ्रीजर में से सेम टाइम में कुल्फी निकालो और नॉर्मल आइस क्यूब निकालें, बाहर रखें, पहले कौन मेल्ट हो जाएगा? दोनों में से, कुल्फी में से और नॉर्मल आइस क्यूब है, इस दोनों में से पहले मेल्ट कौन हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि आइस पहले मेल्ट हो जाएगा, कुल्फी बाद में मेल्ट होगा। क्यों? जब कुल्फी बनाया था आपने उसमें कई मिक्सचर मिलाया था, शक्कर मिलाए थी, है ना, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर मिलाए थे, कई चीज आपको जो अच्छा लगता सब मिला के बनाए थे कुल्फी, तो उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला था, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम हो गया। अब मेल्ट तो तब होगा जब उसके सॉल्वेंट जो था उसकी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर आ जाए, तभी तो मेल्ट होगा। जैसे आइस की टेम्परेचर 0 से जैसे ऊपर हो जाता है तो आपका तो क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सारे एग्जांपल्स बता रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए। आपने आए दिन सुने होंगे, जहां हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट मिक्सचर, सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन है, यानी कि सलाइन वाटर के स्प्रे करते हैं, अपने आप आइस क्या होता है, खत्म हो जाता है। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, ठीक है? वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना रहता है, एंटी फ्रीज पढ़ेंगे आप इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, और इधर कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट करें, क्या चीज स्टार्ट करोगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। लेकिन अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले तो हमें ये सीखना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जब आपको फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पता हो, अमूमन लोग ये कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जम जाए, फ्रीज हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये तो बोलचाल की भाषा में, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है, इसको भी कोरिलेट करो किससे, वेपर प्रेशर से। डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड फेज और उसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, आप कहते हो वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का कौन सा चीज है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। मीन्स द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस in solid phase and vapor pressure of that substance in liquid phase becomes equal is called what, freezing point temperature। समझ में आ गया होगा? तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करते हैं, तब हम लोग सीखेंगे डिप्रेशन क्या होता है। ओके, कि द टेम्परेचर, द डेफिनेशन याद रखना तब समझ में आएगा। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a substance
right? In solid phase, okay, and in liquid phase, उसी सब्सटेंस का दोनों फेज, and in liquid phase becomes equal is called freezing point temperature, is called freezing point या फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वी से 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन मान के चलो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ H2O जब सॉलिड फेज में आता है तो उसको क्या कहते हैं? आइस। ओके, H2O जब लिक्विड फेज में आता है उसको क्या कहते हैं? वाटर। इसका मतलब हुआ एट 0 डिग्री सी वेपर प्रेशर ऑफ आइस, मतलब H2O solid, that is H2O solid लिख दिया। वेपर प्रेशर ऑफ आइस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर बोले तो क्या बोलेंगे? दैट इज H2O लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर एक ही सब्सटेंस है H2O, उसका सॉलिड फेज यानी आइस और लिक्विड फेज यानी वाटर, इस दोनों के वेपर प्रेशर क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री सी पर वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। आई थिंक डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आप बताओ जब आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, सॉल्यूशन बन गया, तो उसकी जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो जाता है, याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेपर प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग डिप्रेशन क्या आता है उसको समझा जाए कि इफ नॉन volatile solute is present in solution, मतलब सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया और सॉल्यूशन बना लिया, इन सॉल्यूशन, देन इट्स वेपर प्रेशर, इट्स पढ़ा था, जैसे आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला तो वेपर प्रेशर क्या होती है? कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाता है, घट जाता है। इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, सो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, दैट इज लोअर्स। फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, डिक्रीजेज और लोअर्स। इसी डिक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन, मतलब घट जाना, कम हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन is called depression in freezing point, depression in freezing point temperature, freezing point, या इसी को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, क्रायोस्कोपी। तो हम लोगों ने अभी तक दो बातें पढ़ लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाकर के आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो उस सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए कि वेपर प्रेशर घट जाता है, लो हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, याद रखना, इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी। इससे हमें ये पता लगा, याद रखना ये पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, अल्कोहल की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ओके, इसलिए कोई, और वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। पेट्रोल का, जितने भी गैसोलीन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सबकी फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होती है, राइट। तो इसलिए कि उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा वोलाटाइल होता है। यूं कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइलिटी,
या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिस सॉल्वेंट में, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगी, लोअर होगा। और जिसमें वीक है फोर्स, जैसे ऑक्टेन की बात करो, गैसोलीन की बात करें, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स क्या होता है, काफी वीक होता है, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इसलिए उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाइयर होती है। क्या ये समझ में आ जाएगा सबको? इस पॉइंट को याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए याद रखना। ये समझ में आ गया सबको? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, समझ में आ गया? यस नो? वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट को न्यूमेरिकली कैसे बताएं, मैथमेटिकली कैसे हम बताएं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है। तो लेट अस सी। अभी हेडिंग रहने देता हूं, जो चल रहा है इसको रहने देते हैं यहीं पर। अब मान लेते हैं कि कोई सॉल्वेंट है, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है और उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, टीएफ। अब बताओ टीएफ नॉट और टीएफ में लोअर कौन होगा, तो टीएफ होगा। और जब डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल करेंगे आप। यहां देखो, लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू टी एफ नॉट, राइट, टी एफ नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, volatile solute। बाद में हम लोग एक और पॉइंट इसमें लगाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक भी लगाएंगे, अभी नहीं यूज करता, जो वेंट ऑफ फैक्टर की यूज करेंगे तब। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इक्वल टू मान लेते हैं टीएफ। सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ माइनस टीएफ नॉट। देखो, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। अब ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ऐसा इसलिए कि चूंकि टीएफ इज लेसर देन टीएफ नॉट, टीएफ इज लेसर देन टीएफ नॉट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसलिए इसमें वर्ड में हम क्या लगाते हैं, नहीं तो लिखते सीधे कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जब डिप्रेशन कहोगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाना, नेगेटिव साइन केवल इस बात को बताता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, यहां देखना नेगेटिव, नेगेटिव साइन डेल्टा टीएफ के नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डिप्रेशन। यहां लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इन डेल्टा टीएफ, है ना, इंप्लाइज टेंड्स टू डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वर्ड को बताता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्यों होता है। और इससे पहले बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोलेटिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इज इट ओके, यस नो? अब हम लोग ये सीखें कि डेल्टा टीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर टू डेल्टा टीबी जो आपने पढ़ा था, इब्लियोस्कोपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट से भी देखा गया कि पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूट पार्टिकल्स के पार्टिकल्स ज्यादा हैं या कम है। जब पार्टिकल ज्यादा होगा तो मोल्स ज्यादा होंगे, मोल्स ज्यादा होगा तो मोलिटी भी ज्यादा होगा। यानी डेल्टा टीएफ भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी। याद रखना कि बाय एक्सपेरिमेंट it has been observed that delta TF proportional to molality
स्मॉल एम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, पता है सबको, बार बार नहीं लिख रहे हैं, यानी डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम लिखेंगे। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब ये फॉर्मूला फिर याद रखना, कंपेयर करो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ में, वहां पर आता डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम और यहां पर रहे आप डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। अब ये यहाँ के एफ जैसे वहां पर आता के बी को कहते थे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे ही के एफ को क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, समझते जाना, जहां कोई डाउट हो फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिख के मैं भेज सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखे, डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ लिंक और कमेंट सेक्शन में आप नोट करके भेज सकते हो, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मिटा दे इसको। ओके, चलो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जरूरी है, जितनी ज्यादा आप रहेंगे खुश आपका दिमाग उतना तेज चलेगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी, रिटेंशन ऑफ नॉलेज उतना ज्यादा रहेगा, भूलोगे नहीं, इसलिए दुखी नहीं रहना कभी, हमेशा खुश रहो। चलो अब हम लोग ये देखें कि के एफ क्या है, तो हेयर के एफ को हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट। या फिर इसी का दूसरा नाम भी लिख देता हूं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRY लिखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सब किसी सॉल्वेंट का होता है, यहां लिख देता हूं, बार बार लिखता हूं, फॉर सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाकर के सॉल्यूशन मिला उस सॉल्वेंट का क्रायो, ये सब सारे जितने होता है, चाहे के बी हो या के एफ हो, ये सॉल्वेंट की खास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। के एफ समझ में आ गया। अब इस के एफ को डिफाइन कैसे करें, तो कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कभी कभी ये भी आता है कि भाई क्रायोस्कोपी क्या हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओ, इब्लियोस्कोपिक, तो डेफिनेशन भी सीख लो, है ना। तो इसकी डेफिनेशन ऑफ के एफ, इस के एफ की डेफिनेशन देखो क्या है। सिंस आपको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, ओके। कई बच्चे तो ये कहते हैं कि के एफ इज द रेशियो ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टू मोलैलिटी, सही है डेफिनेशन, गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। के एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। सो इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1, सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, ठीक है, मोलैलिटी 1, देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, के एफ कहेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यानी मोलल सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है उसी डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, के एफ कहते हैं। जैसे वाटर का के एफ वैल्यू होता है 1.86 होता है, वैल्यू बता रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने वाटर में यूरिया मिला दिया और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितना है, 1m है, मोलल सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन, तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन कितना होगा, 1.86, यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू लिखोगे तो -1.86 आएगा। वाटर का 0 होता है, उससे भी घट जाता है, 1.86 हो जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गया कि डेफिनेशन ये हुआ कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक, अच्छा नाम से ही पता है, मोलल डिप्रेशन मतलब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ इज defined as depression in freezing point temperature, depression in freezing point यानी कि व्हाट, डेल्टा टी एफ, लेकिन किसका, तो ऑफ मोलल सॉल्यूशन,
ऑफ मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन का, यानी दैट इज सॉल्यूशन की मोलिटी कितना हो, 1 हो जाए, मोलल सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन की जितना डेल्टा TF होगा उसी को क्या कहेंगे, KF। हमने एक एग्जांपल दिया, आपको समझा भी दिया कि वाटर का KF वैल्यू होता है 1.86, इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, अभी आएंगे न्यूमेरिकल में बताते जाएंगे। तो ये समझ में आ गया सबको, KF भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। अब हम लोग इस डेल्टा TF को ग्राफिकली कैसे बताएं, जैसे पढ़ा था डेल्टा TB को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसको ग्राफिकली हम कैसे ये करें, रिप्रेजेंट करें, वो जानो। नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हटा देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करें, समझें, ये बात जानो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डेल्टा TF को हम लोग ग्राफिकली कैसे बताएं। तो इस एक्सिस पर देखो, याद रखना, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों किस पर कोरिलेट किया था, वेपर प्रेशर से। तो इस एक्सिस पर हम लोग लेके चलते हैं वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर लेके चलो, और इस एक्सिस पर टेम्परेचर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, टेम्परेचर इस एक्सिस पर। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का, किसी सब्सटेंस का, नॉट लिक्विड, किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो पहले सॉल्वेंट के लिए लेके चलता हूं। तो इतना पता है हम लोगों को कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूट से क्या होता है, सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा होता है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन कम होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो मान लो हम लोग यहां से देख सकते हैं, कोई सॉल्वेंट है, ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसकी वेपर प्रेशर बढ़ती जाएगी, और उसके बाद ब्रोकन लाइन से लिख देता हूं। देखो एक ही सब्सटेंस है, ये है सॉल्वेंट, और यहां से यहां तक ये जो लाइन, थिक लाइन बना दिया, ये बता रहा है इस सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट, और जो ब्रोकन लाइन से दिखा रहा हूं ये बता रहा है सॉलिड स्टेट को, सॉलिड फेज को, सॉलिड है। ये ब्रोकन लाइन शो करता है किसको, सॉलिड को। देखो ध्यान से। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन टेम्परेचर। हम ये भी कर सकते थे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द जंक्शन टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस मीट टुगेदर। जिस पॉइंट पर एक ही सब्सटेंस का, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो गया, देखो मिलता है, जिस पॉइंट पर जंक्शन टेम्परेचर हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये लिक्विड था और यहाँ क्या हो गया, सॉलिड। ये टेम्परेचर जो आप देख रहे हैं, दिस टेम्परेचर, एक मिनट दूसरे कलर से लिख दूं, जस्ट हो गया। अब हम लोग इसको लिख लें, मान लो इसी से दिख रहा है, यहां देखते हैं, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर रेफर करेगा किसका है, ये सॉल्वेंट का। तो इसको लिख देते हैं TF नॉट, क्लियरली लिख लो, एक मिनट भाई, इसको आप लिख लें TF नॉट, यहां से हटा दें, यहां लिख देता हूं, दिस इज TF नॉट, ये टेम्परेचर सॉल्वेंट का है। इस टेम्परेचर पर देखो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस टेम्परेचर पर
इस सॉल्वेंट का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या इक्वल है ना। अब हम लोग इसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं और तब उसकी वेपर प्रेशर को चेक करते हैं उसकी वेपर प्रेशर क्या है कितनी है। ठीक है, यहां देखो, अब इसमें हम लोगों ने मिला दिया कौन सा सी सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। दिस इज सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पॉइंट याद रखना, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो दिस इज लिक्विड। आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर लो करते जाओ तो एक पॉइंट आएगा जहां फ्रीज होगा। अब ये जैसे बढ़ाते हैं हम लोग, यहां चलें, ये इसका पूरा सॉलिड फेज है, ध्यान से समझना। और यहां देख तो कॉमन आ गया दोनों। ये टेम्परेचर ऐसा है जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का सॉल्यूशन के लिक्विड फेज और ये सॉलिड फेज दोनों का एक ही कॉमन कर दिया हमने। ये ले लेते हैं हम लोग सॉलिड फेज। अब इसका टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर इस दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है। इसको आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन का है तो इसको कहेंगे व्हाट, TF। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड TF, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, TF नॉट। हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, क्लियरली आ गया होगा समझ में। ठीक है, नोट किया। अब हमें बताए इस दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, TF ज्यादा है कि TF नॉट ज्यादा है। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, TF नॉट की वैल्यू क्या है, ज्यादा। अब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस आप देखते हैं डिफरेंस, इसी को हम लोग कहेंगे डेल्टा TF। देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, तो TF की वैल्यू कम है, TF नॉट ज्यादा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस TF नॉट। और इसकी वैल्यू कौन सा है, देखो नेगेटिव है। तो ये ग्राफ शो करता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को। क्या आप सबको समझ में आ गया, क्लियरली बताओ। तो अब चलो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको मिटा रहा हूं, ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जान लेते, एक डेफिनेशन फिर, हाँ एक और बात कहना था। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये भी होता है कि वो टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन में दो चीज मिलता है, वो जंक्शन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक ही सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वेट हो जाता है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, ये भी डेफिनेशन समझ में आ गया। तब मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट कुछ एक बस एक प्रॉब्लम बताते जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए सजेशन ये है, एडवाइस ये है कि आप सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम, यदि आप चाहते हो कि 12th में अच्छे स्कोर करें या फिर नीट जेई का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो, तो यू कंसीडर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। ओके, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, खासकर नीट और जेई की बात करो, उसमें सारे प्रॉब्लम का जो रूट है वो कहाँ, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, कई बार ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। तो हम लोग अगली बात देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, यहां लिख देता हूं, बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए क्या क्या बातें हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, एनसीईआरटी से प्रॉब्लम देख के चलता हूं ताकि आप सभी ठीक से देख लेंगे। एक प्रॉब्लम में एनसीईआरटी से हेल्प लेके बता रहा हूं। हमने कल भी बताया था कि हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी फिलहाल, कि हम आपको सीधे कर दें और बता दें कि चलो प्रॉब्लम आ गया। इसमें थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई सा प्रॉब्लम हम लोग ले लें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से। हाँ देखो, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मैं प्रॉब्लम नोट करता हूं फिर समझाता हूं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल
इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2-डायॉल, है ना, इज मिक्स्ड, प्रॉब्लम नोट कर लें, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम वाटर, 600 ग्राम वाटर, ठीक है। वाटर के 600 ग्राम में 45 ग्राम हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया। ओके, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट, ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन को पता करना है, यानी कि डेल्टा टीएफ। और दूसरी भी और एक दे दे यार कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दो चीज निकालो। और के एफ की वैल्यू आपको कल अभी बताया भी था, कितना होता है के एफ की वैल्यू, वाटर का के एफ कितना होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर की के एफ वैल्यू आप लेके चलेंगे 1.86, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, यहां लिख देता हूं के एफ H2O इक्वल टू 1.86, ये दिया हुआ है, जरूरत पड़ेगी यूज करना, नहीं जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे, इसमें क्या है, हो गया। बस प्रॉब्लम यही है, इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है दो चीज, कि एक तो निकालो कि उसकी डिप्रेशन कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी होती है, और दूसरी बात कैलकुलेट करना हमें कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स, लेकिन उससे पहले हम लोग डेटा देखें क्या सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो गिवन, प्लानिंग तैयार करो, गिवन क्या सब है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल हम पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं एंटी फ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी इसी को कहो WB, मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में ले लिया, ठीक है, कैपिटल लिखो, बी का मतलब इसे बॉइलिंग जान जाओगे, ठीक है, WB इक्वल टू कितना ग्राम है, यहां लिखा था 45 ग्राम, 45 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिस स्टूडेंट को पता नहीं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, इथेन होता ये, कहते हैं इथेन 1,2-डायॉल, ठीक है, देखो इथेन 1,2-डायॉल, जैसे डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, कार्बन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन कितना है 2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ग्लाइकॉल इक्वल टू 2 कार्बन है 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है ना, तो 6 × 1 और प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 6 और प्लस 32, देख लो ये तो 30 हो गया, और इस पे ऐड कर दिया तो कितना हो गया 62, आई थिंक यही होगा, 24 प्लस 6 30, 30 और 30, इतना ग्राम पर मोल। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ, देखना इन वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, कितना ग्राम दे रखा है 600 ग्राम। ये क्यों निकालते हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा TF इक्वल टू व्हाट, KFM, मोलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, हो गई बात। अब चलो आपसे पूछा गया डेल्टा TF, तो पहले हम ए में चलते, ए पार्ट में डेल्टा TF निकालनी है। देखो
तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ एम, के एफ एम। अब के एफ की वैल्यू कितना है, यहां देखो के एफ की वैल्यू लिख रखा है कितना, 1.86, 1.86। अब मोलिटी की इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी, पूरा लिखो, डब्ल्यू बी ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए ग्राम में, दिस इज मोलैलिटी। देखो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको सॉल्व करेंगे वी विल हैव 1.86। अब डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी की वैल्यू कितना है 62, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है 600 ग्राम। देखो 600 ग्राम है तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके देखें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2.2 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 2.2, कर लेना पूरा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2.2 आएगा ये डेल्टा टी एफ। इतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, किसका, वाटर का। पहले दिया हुआ था, अब आपको इसमें ये करना है। अब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन लेके चलते हो, ठीक है, 373 क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है ना, तो 273.15 1 बार पर लेके चलते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ चले, ये एक पार्ट आ गया दूसरा पार्ट इसी में कर देता हूँ, यहाँ देखना, इसको पहले इरेज कर दें। अब स्मार्ट बोर्ड में यही सुविधा है कि एक बटन दबाओ पूरा साफ, है ना। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है हमारे साथ, लेकिन चलो कंसेप्ट होगा, है ना। ट्रेडिशनल लर्निंग, टीचिंग लर्निंग ट्रेडिशनल चल रहा है, हालांकि समय के साथ बदलाव होनी चाहिए। एनीहाउ, नाउ सेकेंड पार्ट में चलते हैं। आपसे पूछा गया कि टी एफ बताओ, टी एफ क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट, यही पढ़ा था ना। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू, ये डिप्रेशन है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू लेके चलोगे तो इतना माइनस में आएगा, ठीक है। इसलिए यदि हम टी एफ निकालें तो क्या लिखेंगे, 273.15 माइनस डिप्रेस कितना से हुआ, 2.2 से, देख लो। अब इसको आप माइनस कर लें तो 273.15 और इसमें से 2.2 को माइनस कर दें, कितना हो गया 5, ये हो गया कितना 11 9, है ना, और ये होगा कितना 0, ये 270, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 270.95 केल्विन। ये देखो पहले 273.15 पर फ्रीज हो रहा था, अब 2.2 केल्विन क्या हुआ, कम। यदि यही हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल 45 ग्राम नहीं रखते, कम रखते, तो डिप्रेशन क्या होता, कम होता है। चूंकि इसका ग्राम बढ़ा तो मोल्स बढ़ता गया, मोल्स पर केजी बढ़ता गया। तो अब बताओ सबको ये समझ में आ गया, यस। अब इसी से रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम कि आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज क्या है। अब नाम से पता है, एंटी मतलब क्या हुआ, दुश्मन, जो रोकता है, अब फ्रीज मतलब जो जमने नहीं देगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कॉमनली जो सॉल्वेंट लेके चलते, कौन सी, वाटर लेके चलते हैं, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को मिनिमाइज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज। तो ये भी सीख लो। उसके बाद चलते हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। लेट अस सी क्या लेके चलेंगे हम लोग। अगला चलेंगे एक पॉइंट कि एंटी फ्रीज क्या होता है। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, नॉर्मली वाटर की बात करेंगे, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को विदाउट चेंज इन इट्स टेस्ट, न टेस्ट में बदलाव होगा ना उसके स्मेल में बदलाव होगा, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को मिनिमाइज कर देता है। जहाँ कोल्ड प्लेसेज है, टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में रहता है, तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो जो सप्लाई वाटर होता है उसमें एंटी फ्रीज मिला देते हैं ताकि वाटर जमे नहीं तो सप्लाई पाइप ही क्या होगा, बस्ट कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली एंटी फ्रीज का मतलब या जो कोल्ड प्लेसेज में आप
व्हीकल लेके जाते हैं, कूलेंट होता है, उसमें आप मिला देते हैं कौन सी, एंटी फ्रीज, ताकि वो कूलेंट जमे नहीं, ठीक है, मिला रहा था। तो एंटी फ्रीज होता है कि दो सब्सटेंसेस which लिख लिया, which lowers the freezing point, या फिर which prevent लिख लो, which prevent water, ब्रैकेट में लिखता हूं सॉल्वेंट, फ्रॉम फ्रीजिंग होने से रोकता है, पानी को जमने नहीं देता है, ठीक है, बाय लोअरिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम, जीरो, जैसे 0 डिग्री सी पे वाटर फ्रीज होता है, 273.15 केल्विन पे वाटर फ्रीज होता है, और उसमें एंटी फ्रीज मिला दो तो हो जाएगा कितना, 270 होगा, 268 हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात किया था, अब वो यूज ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, एक एग्जाम्पल, इथेन 1,2-डायऑल, इथेन 1,2-डायऑल, ये आईयूपीए नेम लिख दिया, या फिर इसी का नाम लिख लें इथाइलिन ग्लाइकॉल, कभी नहीं भूलना इस कंपाउंड को, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख दिया था C2H6O2, या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लिया था आपने CHHOHOHHH, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज है, याद रखना। तो इतनी बातें हम लोगों ने तीसरा जो प्रॉपर्टी था उसे पढ़ लिया। अब हम लोग चौथा में आ जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। लेट अस सी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चलो जी कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप किशमिश देखते हो, उसको पानी में डाल दो, व्हाट हैपेंस, इट स्वेल्स अप, स्वेलिंग हो जाता है। या प्लांट या ट्रीज सॉइल से जो पानी खींचता है उसके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, किससे कहा जाता है, ऑस्मोसिस का। मतलब ऑस्मोसिस में किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। या तो उसके अंदर आएगा तो एंडोस्मोसिस होगा, उससे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिस्कस करेंगे। चौथा ऑस्मोटिक, पहले लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, आसान है ये, समझना भी ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई CD नोट करते हैं, पाई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या है, तब तो प्रेशर समझोगे। पहले ऑस्मोसिस क्या है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज पढ़ लेंगे इसी में, ऑस्मोसिस। डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग एक कॉमन एग्जांपल जो लेबोरेटरी में कवर करके देख सकते हो, इसको समझने के लिए लैब ले जाते हो। सिंपल एग्जांपल है, एक बीकर में आप पानी ले लें, ठीक है, और उसमें थिसल फनेल ले लो। थिसल फनेल होता है, फनेल जानते हो, थिसल फनेल एक नीचे वाला साइड क्या होगा, ज्यादा चौड़ा होगा, ऊपर कम होगा। फनेल ले लें, उस फनेल के जो ओपन एंड है उसमें आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ जाए, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही दे रहा हूं। हम लोगों ने एक थिसल फनेल लिया, ठीक है, थिसल फनेल, ओके, और इसमें ये एसपीएम लगा रखा है, ये इसमें एसपीएम लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें हमने कोई सॉल्यूशन फिलअप कर रखा है, क्या रखा है, सॉल्यूशन। देखो ये हमने रेडिंग से लिख रहा हूं, ये सॉल्यूशन है, और उल्टा करके रखा है, गिरेगा नहीं, ठीक है, रहने दो यहीं तक। इसको आप एक बीकर ले लें और उसमें पानी ले लो, उसमें फिलअप करके रखो, बीकर में पानी डाल के फिलअप करके रखें। इसको हम लोगों ने इमर्स कर रखा है एक बीकर में, ये एक बीकर है, ठीक है, एक ग्लास वेसल है, कंटेनर है, इसको और लंबा कर लेते हैं, देखो, ठीक है।
ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो काफी अल्ट्रा पोर्स होते हैं, सॉल्यूट नहीं पास हो सकता, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, शॉर्ट में इसी को कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें हमने पानी भर रखा है, क्या भर रखा है भाई? वाटर। देखो इसमें हमने इसको थिसल, ये है थिसल फनेल, दिस इज उल्टा करके रखा हमने, थिसल फनेल है, THISTLE, थिसल फनेल, थिसल फनेल है ये, फनल, ठीक है। उसको हमने खड़ा करके, इसमें सॉल्यूशन भरा है, इसमें वाटर है, देखो वाटर दे दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप इसको पानी में उल्टा करके रख देंगे, ये एसपीएम है, याद रखना, दिस वाज व्हाट एसपीएम। यहां और बना दें, डायग्राम बना लें, ये समझेंगे कि एसपीएम है, बारीक इसमें सुराख है, से इसको बंद कर रखा है। अब क्या होगा कि ये सॉल्वेंट है, इसमें आपने क्या लिया, ये वाटर, ओके, ये है वाटर, ये है वाटर, H2O लिक्विड, ठीक है जी, वाटर इसमें, और उसमें आपने थिसल फनेल, उस फनेल में कौन सा चीज है, तो ये देख रहे हो सॉल्यूशन है इसमें, ये जो देख रहे हैं इसमें है सॉल्यूशन, मतलब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला होगा तब तो सॉल्यूशन है, और ये प्योर सॉल्वेंट है। अब ऑस्मोसिस के कारण अपने आप होता है, यहां का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, कौन सा, वाटर, ये वाटर इसमें पास होना शुरू हो जाएगा, ये इसकी पैसेज शुरू हो जाएगी, इसमें ये पास होना शुरू। अब बताओ, जब इसमें पानी आने लगेगा तो सॉल्यूशन का लेवल पहले ये था, यहां देखो, यहां था सॉल्यूशन का लेवल, अब ये सॉल्यूशन का लेवल दोनों मिक्स हो जाएगा, ये लेवल, ये पहले ओरिजिनल लेवल ये था, अब ये सॉल्यूशन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी इसमें सॉल्वेंट भी आ गया है, जो पहले सॉल्यूशन था अब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, इसमें हमने अब दोनों चीज मिला, देखो वाटर आ गया, और इसके कारण इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये हाइट होगा, इतनी हाइट तक इसकी लेवल क्या होता, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम होकर के इस क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के साथ मिक्स होने लगा, तो इसका लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पहले ये ओरिजिनल ये था यहां तक, अब यहां देखो ये हाइट आ जाएगी, तो आपने पढ़ा होगा रो इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर निकालेंगे, रो GH, उससे भी निकल जाएगा। तो इतनी हाइट ये बढ़ गया है सॉल्यूशन का, किसके कारण, इसका मतलब ये हुआ, और इसमें जो लेवल देख रहे हो सॉल्वेंट का लेवल थोड़ा सा क्या होगा, कम दिखेगा, क्यों, इसकी डायमीटर कम है, इसकी ज्यादा है, थोड़ा सा कम दिखेगा लेकिन घटेगा ये। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, या मैं यहाँ एक स्पेलिंग सही कर दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी अब आप बताओ डेफिनेशन सब सीखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो कहते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज सच ए प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमें कुछ करना नहीं होता है, इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है, किधर जाता है, तो सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर यदि ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। दो कंडीशन हुआ, या तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में आपने एसपीएम लगा रखा है, तो पासिंग होगी हमेशा किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट यहां से पास होगा, आ जाएगा किसमें, सॉल्यूशन में, या फिर दोनों सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन ये भी है, और इस फनल में भी सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन में आ गया, तो मैं यहां डेफिनेशन पे नोट कर दूं कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज a spontaneous process, a spontaneous process, ठीक है, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है, जब इस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो फिर ऑस्मोसिस बंद हो जाता है, लेकिन जब तक डिफरेंस रहेगा कंसंट्रेशन में ऑस्मोसिस चलता रहेगा। ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच solvent molecules
पास, ठीक है, थ्रू SPM, थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM लिखना, 5 PM नहीं पढ़ लेना, SPM, from solvent to solution, from solvent to solution, or from dilute solution to concentrated solution, or from dilute solution to concentrated solution, ठीक है, समझो। Osmosis is spontaneous process in which solvent molecules pass through SPM from solvent to solution। यहां हमने एग्जांपल वही लिया, ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन है, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि उसके बीच में आपने SPM लगा रखा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। बाय डेली लाइफ में तो कई ऐसे फिनोमेनन है, जिस बता किशमिश को पानी में डाल दो, ठीक है, या फिर प्लांट्स या ट्रीज सॉइल से पानी खींचता है, ओके। अब ये मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन्स होते हैं SPM, उसमें बारीक सुराख होता है, अल्ट्रापोर्स होते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन लेके चलो, ओके। ये जितने भी होते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, जो खाल होते हैं, ये इस सबको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन है हमारे, SPM है, ओके। तो ये समझ में आ गया। एक आर्टिफिशियल SPM का फॉर्मूला याद रखना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कह देते हैं, यहां देखना, जस्ट ए मिनट, नोट कर लिया सबने। अब आगे बढ़ रहा हूं। ऑस्मोसिस के बाद फिर इसी से रिलेटेड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, आसान है समझना, ऑस्मोसिस बता दिया। अब हम लोग पहले ये जान लें SPM क्या होता है। SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में SPM बोलते हैं, इज एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लांट मेम्ब्रेन through which only solvent molecules pass, जिससे पास होता है। क्यों? तो ड्यू टू हैविंग अल्ट्रा पोर्स, ड्यू टू लिख देता हूं, हैविंग अल्ट्रा पोर्स, सुराख होते हैं, एकदम बारीक होते हैं, अल्ट्रा पोर्स के कारण, एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास, लिख लिया, इसको कहते हैं SPM, ओके। एक याद रखना, K4 पोटेशियम लेके चलते हैं, है ना, या इसको लेके चलो Fe4 FeCN6, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल, क्या कहते हैं ये, टर्नेबल्स ब्लू, कई है, इसको अभी रहने दें, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बता देंगे। तो ये SPM का मतलब समझ में आ गया, SPM समझ में आ गया सबको, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई। अब ये देखा कि सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। उसी फ्लो को रोकने के लिए जितनी आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो लेट अस सी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको आप जानो, इसकी डेफिनेशन। तो यहां भी एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दो हमने बीकर ले लिया, देखो, वी हैव टेकन 2 बीकर, एक हमने यहां ले लिया, कंटेनर ले लो,
इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टेड है एक पाइप से, इसको भी हमने कनेक्ट कर रखा है। देखो भाई, ये बता रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप डेफिनेशन जल्दी समझ जाएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एमसीक्यू जो आता है उसको आप जल्दी समझ जाएं। ये एसपीएम लगा रखा है, यहां हमने क्या लगा रखा है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। एक जगह लगा देता हूं, यहां पर एसपीएम लगा हुआ, देखना रेड से लिख दिया, दिस इज एसपीएम, ठीक है। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। अब हमने इस साइड सॉल्वेंट ले लिया, इधर ले लिया सॉल्यूशन, या इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मान लो हमने ले लिया यहां, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम है, ये हमने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, मान लेते हैं। और इस इधर ले लिया हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस साइड ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहां तक तो यही रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें इस साइड से कौन सा चीज रहेगा, सॉल्वेंट, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब बीच में एसपीएम लगा हुआ है। अब जैसे ही ये दोनों कनेक्ट होंगे तो इस साइड हमने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन C2 मान लिया। हेयर C1 इज लेसर देन C2, पता चल गया, जैसे कम होता है डाइल्यूट, ये कंसंट्रेट है। अब आप सॉल्यूशन को छोड़ दो, पहले ऑस्मोसिस देख लेते हैं, फिर प्रेशर की बात करेंगे। तो इधर से इस साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, पासिंग शुरू हो जाएगा। इधर डाइल्यूट है, इधर कंसंट्रेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, यानी इस एसपीएम से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होना शुरू हो जाएगा, इसमें मिक्स होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक इस दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए। जब C1 और C2 इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे अब ऑस्मोसिस बंद हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक कंसंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा, ये ऑस्मोसिस चलता रहेगा। नाउ हम चाहते हैं कि ये फ्लो रुक जाए। अब आप इधर से एक पिस्टन लगाएं, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन P, और इसमें भी एक पिस्टन लगा रखा है। अभी इस दोनों का प्रेशर बराबर है, यहां से हमने पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों अभी एक्सटर्नल प्रेशर है तो इक्वल होगा, दोनों पर इक्वल प्रेशर होगा। अभी हमने किसी साइड प्रेशर है, यहां भी प्रेशर क्या है P, यहां भी प्रेशर क्या है P। ओपन फ्लास्क है, ओपन बीकर है, तो प्रेशर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अब आप चाहते हो क्या कि ये जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो रुक जाए, उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देंगे, किधर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। इसमें अप्लाई कर देते हैं पाई। जैसे पाई अप्लाई करोगे तो ये जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ये फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये सॉल्वेंट इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, उसके फ्लो को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। जितनी प्रेशर हमें चाहिए इसके फ्लो को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक हमने ज्यादा मेहनत किया, समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे कि द एक्सटर्नल प्रेशर required to be applied on concentrated solution to prevent the phenomenon process of osmosis, या to prevent the flow of solvent molecules from dilute to concentrated solution। तो डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ये हुआ, ये पाई जो देख रहे हो, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि दी एक्सटर्नल प्रेशर required to be applied
द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन concentrated solution to prevent, रोकने के लिए, to prevent the flow of, the passage of, पास होता ही है, पैसेज वर्ड ज्यादा अच्छा होगा, the passage of solvent molecules, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पैसेज को रोकने के लिए किधर से किधर, तो फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, पूरी बात लिख दिया लो, थ्रू एसपीएम, एसपीएम होकर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा रहा था उसको रोकने के लिए इधर हमें जितनी प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ रही है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप सोचो ये किस पर डिपेंड कर लेगा, यदि कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, इसकी है 10 m, तो ये हाईली कंसंट्रेट है, तो यहाँ प्रेशर में ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जैसे बढ़ा दोगे इधर तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। ओके, नोट कर लिया सबने, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, तब हम और क्लियर करते रहेंगे। अब पूछ के देखो, हटा दें। अब हम लोग इस ऑस्मोटिक प्रेशर को न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट करें ये बात जानो। तो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट लाइक गैसियस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT कहते हो, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, पाई V इक्वल टू nRT। ओके, बस वही काम करो, यहां लिखते हैं सिमिलर टू, अरे ये भी तो फ्लूइड है, लिक्विड है, सिमिलर टू गैस इक्वेशन, कौन सा, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। और जितने डाइल्यूट सॉल्यूशन है सबको हम मान के चलते हैं आइडियल होंगे, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगा वो। यहां होगा कि पाई V इक्वल टू nRT, जहां पर पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सो पाई इक्वल टू N/VRT। अब आप बताओ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी बात पता है, N नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल पर, V वॉल्यूम। इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, और इसको लिखेंगे RT। इसको हम लिख सकते हैं CRT, C का मतलब कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ओके, यानी पाई इक्वल टू लिखेंगे CRT, हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। नाउ C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर लीटर को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर को कह देंगे कौन सा चीज, ये C इज द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल पर लीटर लिखा इसीलिए हमने, ताकि आपको मोलैरिटी समझ में आया जाए। तो अभी तक जितना पढ़ा था मोल फ्रैक्शन पर था, डिपेंड करता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता था, मोलैरिटी पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किस पर किया, मोलैरिटी पर, और ये डिपेंड करता है किस पर, मोलैरिटी पर। ओके, आगे बढ़ लें। अब इसी के हम लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा चीज, तो मोलैरिटी पता रहेगा तो मोलर मास निकाल सकते हैं। तो चलो यहां लिखते हैं, और पाई इक्वल टू C की जगह लिखेंगे WB इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी जब 1000 कर दिया तो मिलीलीटर लेके चलो, और यदि 1000 नहीं लिखेंगे तो सीधा रख देंगे, इनटू RT, इनटू R इनटू T, ये लिखा हमने किससे, मोलैरिटी की डेफिनेशन।
अब आपको पूछा गया कि डब्ल्यू बी निकालो या एम बी निकालो या पाई निकालो, आर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम निकालें, टेम्परेचर भी दिया रहेगा, तो कितने वेरिएबल होगा, पाई, डब्ल्यू बी, एम बी, वी, है ना, मेनली 4 ही है, तो इस पर से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट क्या सर, पाई, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यदि ये फॉर्मूला रखें तो मिलीलीटर होगा। इफ अदर्स आर गिवन, इफ एनी थ्री आर गिवन, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया, टेम्परेचर दिया रहेगा, इसलिए नहीं कहता हूं, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आता है 0.083, राइट। अब इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब फिर और आगे बात करेंगे हम लोग। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ो ध्यान से, नोट कर लिया सबने। नाउ इसी से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। अगली बात, एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं भाई ना, इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लो, ताकि हमें पता चले कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कैसे निकालते हैं। तो फिर मुझे एक बार एनसीईआरटी बुक देखना होगा, ठीक है। तो यहां चलते हैं, ओके, रेडी, देखो तो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रॉब्लम है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक मार्कर भी बदल जाता है। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी पर बेस्ट, प्रॉब्लम है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में कर लिया एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन किसका है, तो प्रोटीन का, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का सॉल्यूशन है 200 सीसी, कंटेन्स कितना ग्राम, 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ग्राम ऑफ द प्रोटीन, इस प्रोटीन के कितना ग्राम मौजूद है, 1.26 ग्राम, 200 मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में इस वक्त मिलीलीटर में आप डिसॉल्व कर रखा है। अब लिखा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर of such solution at 300 Kelvin, इस टेम्परेचर पर दे दिया रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर is found to be ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखा है 2.57 into 10⁻³ बार, ये दे रखा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का मोलर मास निकालो, बस क्वेश्चन में इतना ही है, ठीक है। याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी पॉलीमर का, जितने भी पॉलीमर्स हैं उस सब का मोलर मास हम निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, यहां वही देखो, प्रोटीन भी तो पॉलीमर है। चलो तो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि V इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 200 मिलीलीटर, ठीक है। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, अरे प्रोटीन का मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ बार दे रखा।
आपसे पूछा गया कि एम बी निकालो, तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था वैसे पहले फार्मूला, मैं फार्मूला को दूसरे इंक से लिखता हूं ताकि याद हो। यहां देखो क्या पढ़ा था कि सिंस पाई इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये ग्राम में है, और इंटू आर टी, आर इंटू टी। याद बता रखना आर की वैल्यू 0.083 केल्विन, क्या कहते हैं इतना, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है, ये पूरा यूनिट लिख दिया। आर की वैल्यू इतना होता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके चलो अब हम लोग यहाँ पाई सब कुछ है हमारे यहाँ का, हमारा काम क्या है, एम बी निकालो, आर मोटो आर ऑब्जेक्टिव इज एम बी। अब सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी का फॉर्मूला लिख दिया। अब चलो इसको लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है 1.26 अपॉन एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 200 इंटू गैस कॉन्स्टेंट 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। हो गया। अब बहुत सी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 500 हो गया। अब हमें निकालना है एम बी। अब पाई की वैल्यू दिया हुआ याद रखना है, यहाँ एक और इक्वेशन कर दूं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 2.57 है ना, 2.57, या एटमॉस्फेयर की जगह बार लिख लो, क्योंकि बार में प्रेशर है, यहाँ लिख देता हूँ, ये है लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 2.57 इंटू 10 पावर कितना -3 इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 500 इंटू 0.083 इंटू एक और बच गया 3 और डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल कर रखा है हमने, 500 हो गया। इसलिए एम बी आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख के आंसर देख के बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना घर पर। ओके आंसर है 61,022 61,022, ठीक है, ग्राम पर मोल। उस प्रोटीन का मोलर मास होगा 61,022 ग्राम, एक मोल का मास इतना होगा। बताओ तो जितने पॉलीमर्स हैं उसके मोलर मास हमेशा थाउजेंड्स में होता है, लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, इतना आ जाएगा। ऐसे ही कई बार सवाल आएगा कि आप डब्ल्यू बी बताओ कितने ग्राम डिजॉल्व करेंगे, कई कहेगा नहीं आप पाई निकालो, कभी आएगा कितना वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का। मतलब इस चार चीजों में से कोई एक चीज पूछने, न्यूमेरिकल आता है इस पर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे आएंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। अब चलते हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइसोमोटिक सॉल्यूशन या उसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपोटोनिक। बहुत आसान है लेकिन पढ़ना हर चीज इसलिए बताते जा रहा हूं कि सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के सॉल्यूशन होंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप होता है नंबर 1 आइसोमोटिक या इसी को आइसोटोनिक भी कहते हैं, आइसोमोटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखते ही चलो, समझते चलो। 2 सॉल्यूशन है और उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो हम उसको क्या कह देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशंस हैविंग
इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक या आइसोमोटिक। ठीक है, जैसे मान लो सॉल्यूशन ए है और बी है, लेट सॉल्यूशन ए एंड बी आर आइसोटोनिक। ठीक है, तो क्या होगा, पाई ए इक्वल टू क्या होगी, पाई बी। इसका मतलब पाई किसका होता है, सी आर टी, तो सी ए आर टी इक्वल टू सी बी आर टी होगा। अब आर टी कैंसिल हो जाएगा, यानी सी ए इक्वल टू सी बी। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं, लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होता ना एसोसिएट है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, तब हम लिखेंगे सी ए इक्वल टू सी बी। अदरवाइज फिर पढ़ेंगे आई ए वेंटो फैक्टर ऑफ ए, आई ए सी ए इक्वल टू आई बी सी बी, वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वहां वो सॉल्यूट चाहे एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो हर जगह चलेगा। लेकिन अभी तक हमने चारों जो ऑस्मोटिक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, ये केवल नॉन आयनाइजेबल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं। माने कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की सी ए वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, और दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। लेकिन याद रखना शर्त यह है कि वो सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल, कि फॉर नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग इसी पर कन्फाइन किए हुए हैं, जो भी पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हर जगह यही कंसेप्ट यूज किया, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, हाइपरटोनिक हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक दोनों साथ साथ चलो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है और उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। सिंपल है कि सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर बाय वैल्यू इज हाइपरटोनिक, हाइपर ज्यादा है, हाइपरटोनिक, एंड सॉल्यूशन हैविंग लोअर लेसर पाई वैल्यू इज हाइपोटोनिक। याद रखना, हाइपरटोनिक होगा तो उस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगी, ज्यादा, और हाइपोटोनिक होगा तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगी, कम होगी। नाउ लास्ट टॉपिक है इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसका यूज हमारे डेली लाइफ में ज्यादा होता है, घर में आप जो ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर बनाते हो, लेते हो, पीते हो, कहते हो कि आरओ मशीन लगा हुआ, आरओ मशीन मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है। जो टेप वाटर, जो सप्लाई वाटर आता है उसमें इंप्योरिटीज होता है, और जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो मोटर चलता है, प्रेशर जनरेट करता है, इतनी प्रेशर हो जाता है कि उसमें से प्योर वाटर को अलग कर देता है, और वेस्टेज वाटर देख तो अलग से निकलता है, इसमें सॉल्ट आ जाता है, निकल जाता है। तो ड्रिंकिंग पर्पज से वाटर तैयार करते हैं, वो किस पर बेस्ड रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। तो रिवर्स, अभी ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ आएगा, मैंने सॉल्वेंट की तरफ आया है ना। तो लेकिन यहाँ प्रेशर हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा कि वेन, पहले लिखो टॉपिक का नाम लिखें, रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप एब्रीवेट करते हैं आरओ मशीन कहते हैं, कि व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या लिखोगे, व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन या ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन solution, then solvent molecules pass through SPM, अरे ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा, थ्रू SPM फ्रॉम कंसंट्रेटेड, याद रखना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, और याद रखना इस पॉइंट को, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऑस्मोसिस में क्या था, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, और फ्रॉम सॉल्यूशन टू क्या कहते हैं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। लिखा कि व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, देन solvent molecules pass through SPM from concentrated solution to dilute solution or from solution to solvent. Okay, this phenomenon is called reverse osmosis. इसी फेनोमेनन को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी देखा था एक डायग्राम ऑस्मोसिस समझाने के लिए, प्रेशर अप्लाई किया था पाई, और उस पाई से भी ज्यादा डाल दो, लिखा कि व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगा दो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो उल्टे डायरेक्शन में होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ इसका फ्लो शुरू हो जाएगा। प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरओ। इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारी लाइफ में ज्यादा, एप्लीकेशन ऑफ आरओ। नंबर 1, सी वाटर, समंदर में नमक ज्यादा रहता है, कहते एकदम नमकीन पानी होता है। अब आप वहां से पानी को प्यूरिफाई करना है, वाटर प्यूरिफाई करना है पीने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें से नमक निकाल लेंगे, पानी निकालना तो मुश्किल, नमक को वहां से जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, नमक को तो नहीं निकाल, तो डिजॉल्व है, तो आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को साइज छोटा है तो एसपीएम से पास होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, सी वाटर को हम लोग पास करते हैं, ठीक है, और प्रेशर ज्यादा बढ़ाते हैं, तो वहां से प्योर वाटर क्या होता है, अलग हो जाता है, और सॉल्टी वाटर क्या होता है, अलग हो जाता है, मतलब डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो नंबर 1 इन डीसैलिनेशन, डी मतलब रिमूव करना, डीसैलिनेशन, सलाइन का मतलब सॉल्टी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ना, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अभी देखो ना, न्यूज में आते रहता है, गल्फ कंट्रीज में जो चल रहा है अभी लड़ाइयाँ, तो वहाँ उसको पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या होता है, मिलता है, अर्थ मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, वहाँ पानी केवल समंदर है ना, तो वो उसको प्यूरिफाई करके अपने सिटीजन को देता है। वहाँ लगा बहुत लार्ज स्केल में मशीन लगे हुए हैं, ठीक है, जिस पर दूसरी कंट्री भी अटैक करता है, ताकि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए, नहीं करना है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से नमक निकाल लो ताकि पानी आपको मिल जाए। या फिर नंबर 2, यही बात हो गई
in the preparation of drinking water, ठीक है, बाय आरओ मशीन, इसलिए इसको नाम लगाते हैं आरओ मशीन। आरओ मशीन से आप ड्रिंकिंग वाटर जो बनाते हैं पानी पीने के लिए, प्योर वाटर, वो किस पर बेस्ड होता है? आरओ सिस्टम पर, ठीक है। उधर एक और चीज आ गया, मैं चलते चलते बोल देता हूं। जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था उसका भी काफी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में बता दिया था आपको। एक तो जहां स्नो फॉलिंग होती है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाओ, बर्फ गिरते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, तो सड़क को हटाने में काफी लेबर कॉस्ट होगा। तो सबसे आसान तरीका है, उस पर स्प्रे करते हैं, कौन सा? सॉल्टी वाटर। जैसे ही डालोगे तो उस आइस का जो जम चुका है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट का वो कम हो गई, सारे आइस क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, इसको आप देखना। तो इस तरह से हमने आज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म, 2 लेक्चर लगा, थोड़ा लंबा लगा, लेकिन 2 डिटेल में बताया, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल करने में दिक्कत हो। यदि दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, और यदि अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करो भाई, अभी तो हमारी शुरुआत है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ओके। फिर मिलते हैं जल्दी। इसका अगला टॉपिक होगा वेंट ऑफ फैक्टर, एक और रह गया हेनरी लॉ। 2 टॉपिक रह गया इस यूनिट में, फिर इसके बाद अगला होगा। बाय बाय।